तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पाठ नंबर 13, भाग नंबर 2। पाठ का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। हम जो है भाग 1 के अंदर जान चुके बहुत सारी चीजें, और अब जो है थोड़ा बहुत जानना बाकी है, ज्यादा कुछ चैप्टर के अंदर बचा नहीं है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक चीज बता देता हूं कि आपको जो है इस कंप्लीट बुक के मतलब इतिहास के पूरी 3 बुक आपकी जो सभी सारी किताबों के जो है नोट्स, MCQs, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी और साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो पेज का भी, प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं कहानी को। बहुत ही मजेदार कहानी है और ये कहानी है महात्मा गांधी के बारे में, उनके आंदोलनों के बारे में। आंदोलन बहुत सारे शुरू किए। सबसे अहम आंदोलन था उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बहुत पंगे हुए, बहुत दंगे हुए, पता नहीं कितनी बार जेल में पकड़ा गया उनको, और फाइनली प्रसिद्धि हासिल कर ली। गांधी जी 1915 में भारत आए और 1948 में उनका जीवन समाप्त हो गया था। उसी के बीच की यहाँ पे पूरी कहानी आपको दी गई है। और ज्यादा प्रसिद्धि उनको तब मिली, भारत के अंदर तो मिल गई थी उनको, लेकिन विदेशी लोग उनको ज्यादा महत्व दे नहीं रहे थे। ज्यादा प्रसिद्धि उनको तब मिली जब उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। और वो नमक कानून ऐसा था, उसके तहत जो है कोई भी व्यक्ति समुद्र के किनारे जाके नमक नहीं बना सकता, और नमक के ऊपर जो कर की कीमत मतलब टैक्स लगा रखा था वो बहुत ही ज्यादा था, जिसके चलते लोग नाराज थे कहीं ना कहीं। अब जो है उसका नतीजा ये हुआ, गांधी जी लग पड़े कि हम तोड़ेंगे कानून, और उसके बाद लगभग 60,000 लोगों को तो मतलब जेल में बंद कर दिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। और उसके बाद तो पता ही है क्या होने वाला है, जेल में बंद हो गया है, कुछ ना कुछ पंगा करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज हुई थी, एक जो टाइम नाम की पत्रिका थी अंग्रेजों की, तो उसने जो है गांधी जी के बारे में काफी कुछ लिखा। मतलब इससे विदेश में भी उनके चर्चे हो गए कि हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। शुरुआत में वो भला बुरा सुना रहे थे गांधी जी के नाम पे, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में वो सुधर गए। अब जो है उसके आगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसके आगे की कहानी यहाँ पे इन शॉर्ट मैंने रिकैप दे दिया आपको 1-2 मिनट का। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। नमक यात्रा जो है कम से कम 3 कारणों से महत्वपूर्ण थी। जो ये नमक यात्रा हुई थी जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया, उनको जेल में बंद किया गया, 3 मेन रीजन थे जिसकी वजह से ये महत्व रखती है। पहला तो ये था कि इसमें महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आ गए। पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि महात्मा गांधी भी कोई है, ये देश के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरी बात थी, इसमें जो है महिलाओं को बहुत समर्थन मिला। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस आंदोलन में, क्योंकि रसोई मतलब खाने पीने की चीजों में शामिल था और महिलाओं ने समर्थन मिलना ही था। यहाँ पे इनकी जो कार्यकर्ता थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुष तक ही सीमित ना रखे, महिलाओं को भी शामिल करें। तो उसके बाद महिलाएं भी शामिल हो गई इसमें, अच्छी बात है। और तीसरा कारण था कि नमक यात्रा से अंग्रेजों को पता लग गया कि अब जैसे जैसे आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी गति तेज होती जा रही है, तो इनका ज्यादा दिन तक टिक पाना अंग्रेजों का भारत के अंदर मुश्किल होता जाएगा। तो ये इनको समझ गए, और उसके चलते इनको एक बात समझ में आ गई कि अगर हमने भारत वालों को अपनी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी, यानी कि जो राज कर रहे हैं राजपाट में भागीदार नहीं बनाया, हिस्सेदार नहीं बनाया, तो ये हमें उखाड़ फेंकेंगे। अब उन्होंने एक नई तरकीब निकाल ली। बोले हम एक आयोजन कर रहे हैं, गोल मेज आयोजन। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ये शुरू हुआ 1930 नवंबर का महीना था, जाड़े पड़े हुए थे, 1930 की बात है, और आयोजन शुरू हो गया। भारतीयों को बुलाया गया, कुछ नेता वेता को, कोई नहीं गया। वाह, जाए कैसे, हमें तो आंदोलन करने हैं यार। देखो बेइज्जती होनी थी, सीधी बात है, सबको पता लग रहा था, वो तो बेइज्जती होगी अगर जाएंगे वहां पे। लेकिन उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक चाल खेली। 1931 जनवरी, 2 महीने बाद ही गांधी जी को जेल से छोड़ दिया। जेल से छोड़ने के बाद एक समझौता हुआ उनके साथ में, गांधी इरविन समझौता। इस समझौते के तहत क्या था कि उनको जो है, जो आंदोलन चला रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी वजह से बहुत सारे क्या लाखों लोग जो है सरकारी रोजगार छोड़कर बैठे हुए थे घर पे, यानी कि अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उनको दिक्कतें आ रही थी राजपाट चलाने में। तो इस समझौते के तहत जो है उनको अपना आंदोलन वापस लेना था। और उसके बाद जो कैदी हमने बनाए हैं 60-70 हजार जितने बंदों को हमने पकड़ा है,
उनको हम रिहा कर देंगे और साथ में तुम्हें जो है नमक बनाने की अनुमति दे देंगे समंदर किनारे। पहले नहीं था ऐसा, पहले बना ही नहीं सकते थे तुम, लेकिन अब तुम बना सकते हो अगर तुम चाहो तो। ठीक है, ऐसा समझौता हो गया। उसके बाद समझौता मान लिया गया, अब क्या करते, लेकिन ज्यादा टिकने वाला था नहीं, वो आपको भी पता है। दूसरा गोलमेल आयोजन हुआ 1931 में ही। ठीक है, जनवरी में समझौता हो गया। उसके बाद में जो है एक आंदोलन गोलमेज आयोजन हुआ जिसमें गांधी जी ने नेतृत्व किया, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। और गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। लोग भड़क गए, अरे हमें कौन पूछेगा, अरे गांधी जी तुम तो अमीरों के आदमी हो यार, हमें तो पूछ ही नहीं रहे, तुम मुसलमानों का कहना था ये हमारे समर्थन में नहीं है। और राजे रजवाड़ों का अपना ही दावा था कि इनका जो राजपाट जहाँ पे ये बोल रहे हैं वहां पे राजपाट ही नहीं है इनका कोई। अलग अलग लोग अपनी अपनी राय दिए जा रहे हैं। और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कहना था कि ये जो है निचली जातियों के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से ये गोलमेल आयोजन कुछ काम का नहीं रहा, खराब बर्बाद हो गया, कोई बेनतीजा निकला। और उसके बाद भारत लौट आए गांधी जी और फिर से अपना आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो रखा था, उसको शुरू कर दिया वापिस से। नए वायसराय बने लॉर्ड विलिंगडन, क्या नाम है यार, ये कैसे नाम रखते हैं ये लोग, विलिंगडन, ये जो है अजीब सा नाम है, छोड़ो यार क्या ही करें इन लोगों का, आसान आसान नाम रख ले तो क्या जा रहा है इनका। चलो कोई बात नहीं। नए वायसराय थे लॉर्ड विलिंगडन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी, वो उनके समर्थन में नहीं थे, उनको जो है गांधी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, बेवकूफ आदमी लगता था एक तरीके से। 1900 और बोल रहा था, उसका ये मानना था कि गांधी जो है ना ऐसे नहीं चढ़ा, मतलब मार्केट में जो इतनी रेपुटेशन बनी हुई है वो सिर्फ इसके अंधविश्वासों की वजह से बनी हुई है, जो हमने मतलब पिछली वीडियो में हमने जाना भी था, बहुत सारे अंधविश्वास चल रहे थे जिनकी वजह से गांधी पॉपुलर हुआ था। अब जो है 1935 में एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद, यानी 1935 के 2 साल बाद 37 में जो है चुनाव हो गए। और चुनाव में जो है कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिलनी थी यार, कांग्रेस अकेली पार्टी थी वैसे भी। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। देखो ब्रिटिशर्स ने समझ लिया हमारे बस का नहीं है, इनको खुद ही लीडर बनाओ और खुद ही देश संभालेंगे, लेकिन कंट्रोल हमारा रहेगा, झमेला ही खत्म, खुद ही संभालते रहो अपने जो भी आंदोलन कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो तुम। लेकिन ये ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली थी सत्ता भी। 2 साल के बाद, यानी 35 से 2 साल बाद कानून हुए, मतलब चुनाव हुए 37 में, और उसके 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। लड़ाई मच गई बहुत सारे देशों के आपस में। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर और नाचियों के कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज, देखो उन्होंने एक, बोल सकते हो एक शर्त रख दी कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है, यानी कि उनको अपना समर्थन दे देगी। आपको लग रहा है सरकार ऐसा मानेगी ना? इसके विरोध में कांग्रेसी सरकार ने जो है प्रस्ताव तो खारिज कर दिया। इसका विरोध हुआ, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने सितंबर के अगले ही महीने अक्टूबर में 1939 में इस्तीफा दे दिया। संभाल लो कानून, जाके संभाल लो देश को, हम नहीं कर रहे तेरे लिए कुछ भी, छोड़ छोड़ के भाग गए सब कुछ, सारे पदों को। और उनके मंत्री जो पहले थे वो भी चले गए। तो अब सरकार के लिए दिक्कत हो गई, मामला संभलेगा कैसे अगर लोग भड़क गए, तो ये राजपाट तो वैसे ही चला जाएगा हाथों से। अब देखते हैं क्या होने वाला है। बाद में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया। अलग अलग जगह पे जाते रहे, आयोजन करते रहे। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तों की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था, क्योंकि देखो वो जो है ना, पहले भारतीय थे, सिर्फ भारतीय और ब्रिटिशर्स, उनकी लड़ाई थी, लेकिन अब भारतीय टूट चुके थे। अब जो है यह कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की और ब्रिटिश शासन, 3 धुरियों के बीच का संघर्ष रह गया था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्होंने
सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसीलिए नियुक्त नहीं किया गया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़ा टुकड़ा कर दे, यानी कि जहां जहां पे उन्होंने कब्जे कर रखे हैं उसको इसीलिए नहीं बनाया कि वो उसको तोड़ दे, वो छोड़ दे कि ये लो तुम आजाद हो, तुम भी आजाद हो, जाओ मौज लो, ऐसे हम नहीं कर सकते, उसका ये कहना था। लेकिन ज्यादा दिन कहां टिकने वाले थे लोग। 1942 का समय आ गया, एक साल और बीत गया, एक दो साल बीता। इसके जो है 1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपना एक मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। ये वो बंदा है, क्रिप्स जो भी है, तो ये वो बंदा है। और क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर वार्ता टूट गई। मतलब जो बात करने आए थे, जो भी फैसले होने थे, सारे फैसले बर्बाद हो गए, क्योंकि भारत वालों ने बोल दिया हमें उधर जो ब्रिटिशर्स का जो भी कुछ है ना, वो मंडल उसमें हमारा बंदा भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं माना तो बात टूट गई, बेचारे रूठ गए। अब फिर से आंदोलन भड़क गए, वापिस से तीसरा आंदोलन हो गया। तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया गांधी जी ने। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका नाम दिया गया था। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। निकाल फेंका अंग्रेजों को वहां से और हम अपने आप ही आजाद होकर अपनी सरकार बना के वहां पे बैठ गए। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें आम हिंदुस्तानी शामिल थे, यानी कि सारे भारतीय लोग शामिल थे उसमें, क्योंकि भारत की आजादी की बात थी यार। अब तो पहले तो अपना जाति धर्म खेल रहे थे, लेकिन अब सब इकट्ठे हो चले थे। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे उसी समय जिन्ना, ये जो है मुसलमानों के लिए जिसने पाकिस्तान की मांग करी थी, उसी समय जो है जिन्ना और मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे हुए थे। इन्हीं सालों के बीच में जब वो सारे लोग बंदी थे ना, जेल में पड़े हुए थे, ये तो बाकी गांधी जी और ये बाकी सारे, उस समय जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालसाजी खेली थोड़ी सी। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, यानी जहां पे अब पाकिस्तान का इलाका है उधर वाले इलाके में इन्होंने अपनी जान पहचान बढ़ाई, थोड़ा सा रुतबा सा बन गया इनका भी, जहां अभी तक उनका कोई खासा वजूद नहीं था। जून 1944 की बात है, जब विश्व युद्ध खत्म होने वाला था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। 1944 में उनको जेल से छोड़ दिया गया, जो जेल में बंद करके बैठे हुए थे वो लोग छोड़ दिया। अब 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, सरकार पलट गई, उधर दूसरी सरकार बन गई। अरे लेबर पार्टी शायद वही थी ना जो अभी थोड़ी देर पहले भी तो इसी की बनी थी, कौन था ये, हाँ लेबर पार्टी के सदस्य, ठीक है, वही सरकार बन गई यार, सीधी बात है, दोबारा वही सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। अब की बार कुछ हो गया होगा पंगा वंगा। 1946 में जो है शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। शुरू से ही चुनाव हो गए, मतलब दोबारा से कि हाँ दोबारा चुनाव कराओ। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत मिला। देखो मुसलमानों को वोट देंगे, हिंदू हिंदुओं को देंगे, वो मामला हो गया था, पूरा जातिवाद वाला सिस्टम आ गया था। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन, इसने बड़ा पंगा कर दिया खड़ा बीच में। कैबिनेट मिशन आ गया भारत। इस मिशन में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। मतलब एक लिमिटेड एरिया, मतलब बोल सकते हो लिमिटेशंस रहेंगे उनके ऊपर कुछ ना कुछ। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कर दिया। बोले हमें तो अपना अलग देश चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, एक नया देश चाहिए। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया, यानी कि हिंदू और मुसलमानों की मारकाट हो गई। जाति धर्म, अब देखो हुआ क्या, उन्होंने बोल दिया ये इलाका हमारा, हमको दे दो, ऐसा ऐसा बोल दिया। अब लोग भड़कने तो थे ही, ऑब्वियस सी बात है, पहले ही जातिवाद और ये सारा पंगा चला हुआ था।
तो अब जो है कलकत्ता से ये मारकाट शुरू हो गई। हिंदू मुसलमान जो है पाकिस्तान के लिए जा रहे, हिंदू मुसलमानों को मार रहे, मुसलमान हिंदुओं को काट रहे हैं, ऐसा बुरा खून खराबा शुरू हो गया। फरवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त कर दिया गया। मतलब थोड़ा ही टाइम बीता था, अगस्त से फरवरी आ गई थी, मतलब 5-7 महीने बीते हुए थे बस। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। जो भारत पे कब्जा करके बैठे छोड़ देंगे हम भारत को, लेकिन उनका विभाजन भी होगा, मतलब भारत पाकिस्तान अलग अलग होगा ही होगा। उसको अलग राज्य अलग देश बनाओ, और अलग देश बनने के बाद जो है हम देश छोड़ के निकल जाएंगे। औपचारिक सत्ता हस्तांतरित के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। 15 अगस्त के दिन उसको छोड़ के चले गए, वो लोग छोड़ के जाएंगे। मतलब दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान, देखो यहाँ पे उपाधि मिली थी इस समय उनको जब भारत आजाद हो गया, राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की, तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ जो है महात्मा गांधी की जय के नारे लगाती रही थी। आखिरी बहादुराना दिन यानी कि 15 अगस्त वो समय आ चुका था जिसका इंतजार था लोगों को काफी लंबे अरसे से। 15 अगस्त 1947 उस दिन राजधानी में हो रहे उत्सवों में गांधी नहीं थे। वो महात्मा गांधी जिन्होंने इतना संघर्ष किया ताकि देश आजाद हो सके, उस दिन महात्मा गांधी वहां नहीं थे जहां उनको होना चाहिए था। आखिर हो क्या रहा था, गांधी ऐसा क्या कर रहे थे उस दिन? उस समय वे कलकत्ता में थे। कलकत्ता वही जगह जहां पे हिंदू मुसलमान मारकाट किए पड़े थे। गांधी जी बुरा मान गए, लेकिन उन्होंने वहां भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही कहीं पर झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। क्यों पता नहीं, देखते हैं आगे पता लगेगा। वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। जो आजादी थी ना, गांधी जी को लग रहा था हमें मिल जाएगी, लेकिन वो अकल्पनीय कीमत थी, यानी कि हिंदू मुसलमान टूट गए थे और वो बहुत बड़ी कीमत थी, मतलब बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला था। उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे, यानी कि मारकाट चली हुई थी। तो इसकी वजह से गांधी ने कुछ भी नहीं किया उस दिन। खुश नहीं थे गांधी उस दिन, उस आजादी से खुश नहीं थे बोल सकते हो आप। उनके जीवनी लेखक थे D.G. तेंदुलकर। इन्होंने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान महात्मा गांधी जी जो है पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थियों शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति के साथ रहने का संकल्प ले। यानी कि जो मारकाट तुम चला रहे हो ना, इसको बंद कर दो यार, बहुत हो गई मारकाट, भुला दो वो बातें, पुरानी बातें। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस ने जो है 2 राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार ही नहीं किया था, यानी कि 2 राष्ट्र टूट गए थे, अब भारत पाकिस्तान बन गया, ऐसे कैसे चलेगा, ये मामला खराब सा हो गया था। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी, तो भी उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में हालात जो रहे, भारत जो है एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को, सभी धर्मों के नागरिकों को बराबर अधिकार मिलेगा और धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। यानी कि भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये तो बात रही, पाकिस्तान वाले चाहे कुछ करे, हमें उससे फिर मतलब नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहे तो अच्छी बात है। बंगाल में जो है शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। अब बंगाल, कलकत्ता उधर ही पड़ते हैं, उधर अभियान चलाए थोड़े बहुत शांति के लिए, उसके बाद आ गए दिल्ली। यहाँ से वे जो है दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, जहां पे मेन लड़ाई मची पड़ी थी, क्योंकि वो इलाका था जहां से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ पड़ा था। और जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भारत आना चाहते थे, लेकिन उनको रास्ते में ही मार दिया जा रहा था। और वैसे ही मुसलमान जो इधर वाले इलाके में रह रहे थे, उनको उधर जाना था तो उनको मार दिया जा रहा था। तो ये सीन चल रहा था। लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी, जो बातें थी, मीटिंग थी, सब टूटने लगी, कुछ नतीजे नहीं निकले। D.G. तेंदुलकर ने, ये जो लेखक थे उनके, तो इसने जो है लिखा कि गांधी जी जो है पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। यानी अल्पसंख्यक, मतलब वहां पे हिंदू कम थे ना,
तो उनके बारे में चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां भी जाना चाहते थे, लेकिन वहां वे किस मुंह से जाते, जबकि दिल्ली में ही मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। देखो, अगर वहां पे जाके बोलेंगे कि हिंदुओं को जाने दो, मैं संभालूंगा सारा मामला, तुम हिंदुओं को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बोल सकते थे? जब भारत से ही मुसलमानों को वो जिंदा नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो वहां से हिंदुओं के आने की क्या उम्मीद रखेंगे वो? तो इसीलिए वो वहां नहीं जा पाए। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हो गया, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। उनको कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, हमला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। फिर भी जब देश विभाजित हो गया, और तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखे। अब आपको भी पता है कौन सा सम्मान मिला आज के समय में पाकिस्तान को, और कौन सी दोस्ती बनी हुई है भारत के साथ उसकी। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मार दी, मर गया गांधी जी। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह था नाथूराम गोडसे। ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, वैसे आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि किसने गोली मारी या किसने जो है महात्मा गांधी की हत्या करी थी। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में नाथूराम गोडसे नाम का एक ब्राह्मण था वो, और पुणे का रहने वाला गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक भी था। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था, यानी वो मुसलमानों का हित चाहता है, हिंदुओं से उसको कुछ लेना देना नहीं है। अब जब जातिवाद जो ज्यादा ही बढ़ जाता है ना, तो यही पंगे होते हैं, किसी की नहीं सुनी जाती फिर। तो गांधी जी कहाँ ही टिकने वाले थे। जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये अब एल्बर्ट आइंस्टाइन वही है साइंस वाले, आपने सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति। इनकी जो है मृत्यु हुई थी 1955 के अंदर, तो उससे पहले अब गांधी जी की जब हत्या हुई तो उस समय ये बूढ़े हो रखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने जो है, जैसे जो है विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की, क्योंकि अब्राहम लिंकन का भी सेम ही सीन हुआ था। वहां पे भी नस्ली भेद चल रहा था, गोरा और कालों का, तो उसकी वजह से उसको मार दिया गया था। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मार्थ अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उसने उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था, और दूसरी तरफ एक धर्मार्थ हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी, क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। क्या करते हैं अब, है ना। गांधी जी को समझना, ये थी पूरी गांधी जी की कहानी। देश के अंदर उन्होंने क्या किया, क्या योगदान दिए अपने। लेकिन चैप्टर तो सही मायनों में यहाँ पे कहानी खत्म, तो चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अब हम छोटी मोटी इधर उधर के मुद्दों की बात करेंगे, ये साक्ष्यों की बात करेंगे, कुछ सबूतों की बात करेंगे, थोड़ी ऊंचे दर्जे की बात होगी। गांधी जी को समझना, गांधी जी को समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हर बात जो सामाजिक भाषण, जो समाज में पब्लिक भाषण जो होते हैं, अगर उनमें दी जाए, वो जरूरी नहीं है कि गांधी जी हर बार वही बात सोचते हो सकता है कुछ और भी सोचते हो। तो महात्मा गांधी जो है हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित किया करते थे। लोग उनको पत्र भेजते अलग अलग लिख लिख के, तो उनको प्रकाशित करते। हरिजन नामक अपना ही अखबार था उसका, जो उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उन्हें अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, क्या अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा बोल सकते हो, इसके नाम से प्रकाशित किया। और उसमें जो है उसके पास आए हुए सारे जो भी पत्थर वत्थर थे, पुराने पत्थर थे, उनको प्रकाशित किया गया। और यहाँ पे भी वही दे रखे हैं भैया, अब क्या करें। एक घटना पत्रों के आईनों में, मतलब पत्रों के अंदर से एक घटना में मिलती है। नीचे पत्थर भी दे रखे हैं, उनको पढ़ने की ज्यादा खासा फर्क पड़ेगा नहीं कुछ आपको। 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद, यानी कि जब चुनाव हुए थे उसके बाद जो है, उस समय की बात है ये, बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ जमकर बयान दिए और मजदूरों व किसानों की मांगों का समर्थन किया। यानी कि किसानों को कर लगान वसूली और भी बहुत पंगे थे, जिसकी वजह से लोग मर रहे थे फांसी ले लेके, तो उसका जो है समर्थन किया उन्होंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेहरू के समाजवादी वक्तव्यों से चिंतित रूढ़िवादियों ने राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफे की धमकी डाली। दूसरी ओर बंबई के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने नेहरू की आलोचना करते हुए बयान जारी कर दिए। इसके बाद प्रसाद और नेहरू दोनों महात्मा गांधी के पास गए और वर्धा स्थित उनके आश्रम में उनसे मिले।
गांधी ने एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हुए नेहरू के रेडिकल तेवरों पर अंकुश लगाने तथा प्रसाद और अन्य नेताओं को नेहरू के नेतृत्व की अहमियत पर ध्यान देने के लिए उनको प्रेरित किया। यानी कि ये जो है कुछ पत्तर वत्तर यहाँ पे उनमें से कहीं से मिलता है। ये ओवरऑल कंक्लूजन था। यहाँ पे है अ बंच ऑफ लेटर्स, ये जो पत्तर प्रकाशित किए गए थे उनकी मृत्यु के बाद, ये वो पत्तर हैं। चाहो तो आप इसमें पढ़ सकते हो। इसमें जो है ये पत्तर लिखा हुआ है, राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू को कुछ अपना जो है बता रहे हैं फैसले वैसले। उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू जो है बोलते हैं इसको बापू को, यानी कि जानते हो ना महात्मा गांधी को, एक पत्तर लिखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो ऊपर मामला था ना उसका, उसके बारे में ये पत्तर है पूरे, और उसका अपना नाम लिखता है जवाहरलाल। फिर महात्मा गांधी उसको रिप्लाई देता है कि तुम्हें जो है, यहाँ पे कुल मिला के एक मुद्दे की बात ये थी कि गांधी जी बोलते हैं इस कांटों के ताज के लिए तुम्हारा नाम मैंने ही प्रस्तावित किया था, भले ही सिर छिल जाए पर इसे उतारना मत। लोग चाह रहे थे कि जो जवाहरलाल नेहरू है वो गद्दी छोड़ दे, या मतलब जो प्रधानमंत्री बने हैं उस पद से अपना इस्तीफा दे दे, लेकिन ऐसा नहीं। गांधी जी ने बोला ऐसा मत करना, गलती से भी मत करना, और जो कुछ भी होता है तुम्हें कैसा खुशी या जो भी कुछ होता है मुझे जरूर से भेजना इस पत्र को प्राप्त करने के बाद में। और ये थे जवाहरलाल नेहरू, ये थे महात्मा गांधी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छवि गणना। छवि गणना का मतलब है कि छवियां बनाना, हम कैसे उन चीजों को महसूस कर सकते हैं। ज्यादातर हम आत्मकथाएं लिखते थे उस समय में, और उन्हीं आत्मकथाओं से ये सारी चीजें जो है हम पता लगा पाते हैं। लेकिन उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज थी पुलिस की नजर से, यानी कि पुलिस जो है, जो महत्वपूर्ण नेता थे जिनमें गांधी शामिल थे, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका जो है उसके ऊपर खासा नजर रखी जाती और संदेश समय के साथ भेजे जाते थे। औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नजर रखते जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्ट को देखें तो पाएंगे कि गृह विभाग यह मानने को तैयार ही नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्रवाइयों के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा हो रहा है। उनको लग रहा था अरे टाइम पास कर रहा है तो कोई कुछ नहीं करने होने वाला इससे। रिपोर्टों में इस यात्रा को एक नाटक, एक करतब, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के प्रति अनिच्छुक और शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोल बंद करने की एक हताश कोशिश के रूप में दिखाया गया। लेकिन बाद में पता ही है क्या नतीजा निकला उसका। यहाँ पे जो है अलग अलग इलाकों में ये जो है ना नमक कानून के दौरान जो है गृह विभाग की पाक्षिक रिपोर्टें हैं, ये अलग अलग इलाकों से, मध्य प्रांत, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, हर इलाके में अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी गई कि सब यही कह रहे थे कुछ ज्यादा असर दिख नहीं रहा, लेकिन जब असर आया एकदम से निकल के तो वो चौंकाने वाला था। तो ये सारा कुछ इधर वही छाप रखा है, मतलब कि ऐसे ना, मतलब ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने गए वो जो जहां पर भी जिस तट पर गए और उसके बाद जाके पानी उबाला, नमक बनाया, कानून तोड़ दिया, वाह रे वाह ऐसे बन गया बस खत्म बात। ऐसे नहीं हुआ था रे दोस्त। हुआ क्या था, हर इलाके में, हर इलाके का मेरा मतलब है कि गांधी जी अपने तरफ से कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो वहां जा नहीं पा रहे थे इतनी दूर तक, तो उन्होंने अपने अपने इलाकों में पानी, जहां भी समंदर या कुछ भी किनारे विनारे थे पास के किनारे, वहां पे जाके पानी उबाल के नमक बना के हर जगह पे कानून तोड़े गए ऐसे बेधड़ल्ले से। और ये उन्हीं के इलाकों में है। देखो यहाँ पे पंजाब में लिख रखा है, ऐसा लगता है झेलम जिले में नमक कानून तोड़ने के लिए संगठित प्रयास किए जाएंगे। सब जगह पे सेम हालात हो रखे थे, सब जगह पे कानून एक साथ तोड़े गए एक ही समय में। तो कमाल की बात थी। और उसके बाद इसी के चलते तो अलग अलग इलाकों से इतनी सारी गिरफ्तारियां आ गई थी। और ज्यादातर जो साक्ष्य है हमें कुछ अखबारों से भी मिलते हैं, जैसे कि हमने टाइम्स के बारे में जाना, टाइम्स बोल रहा हूँ, टाइम के बारे में जाना जो कि एक अमेरिकी पत्र था, तो उसके बारे में। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा जानने को मिलता है कि जो अखबार है, भारतीय अखबार हैं और जो विदेशी अखबार है, उनमें जो न्यूज प्रकाशित होती है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि भारत वाले कुछ छापते हैं, वो कुछ छापते हैं, और ये तो हमेशा से चलता आया है। भारत के तो आजकल के अखबार भी यार पता नहीं क्या ही छापते रहते हैं, कोई समझ नहीं पाएगा इनको। आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। चलो खत्म करते हैं वीडियो को, यही था इस चैप्टर के अंदर। कहानी समझ में आ गई, मुद्दे की बात है। ये नीचे तो पत्थर वत्तर कुछ काम के नहीं है, आते भी नहीं एग्जाम्स में। ऊपर जो कहानी है, स्टोरी लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज आपको बता देता हूँ इस चैप्टर के लिए स्पेशली, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो लिख रखे है ना बकायदा, इनको याद कर लेना, रट लो या याद कर लो, कुछ भी कर लो, ये मायने रखते हैं। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, एमसीक्यू या वन वर्ड, एक नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं ना एग्जाम्स में, तो उनमें ये मिल जाएंगे इनमें से। इस चैप्टर को थोड़ा खासा जो है इन समय को याद रखना,
क्योंकि ये जरूरी है और मायने रखते हैं। ठीक है, बाकी तो आंदोलनों का आपको भी पता है, काफी लंबे अरसे से आप पढ़ते आ रहे हो इन चीजों को। चलो अब वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा दो, ताकि कोई भी अपडेट हो, काम की वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।